नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास और एक सुपर शो में। राजनीति के योद्धाओं का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, टीकमगढ़ की उस लड़की का किस्सा सुनहरे अक्षरों में नजर आएगा। वो लड़की कभी गांव में भागवत कथा सुनाती थी। उसके तेवर और वाणी महारानी को बहुत भाती थी। फिर क्या था, वो आध्यात्म से राजनीति की राह में मुड़ गई। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गई। राम भक्तों में अलख उसी ने जगाई थी। मंदिर वहीं बनेगा, ये सौगंध राम की खाई थी। उसकी एक आवाज पर न जाने कितने भक्त मर मिटे थे। एक दौर था जब उसके भाषणों के ऑडियो कैसेट तक बिके थे, जिसकी शक्ति ने दिग्गी राजा का सिंहासन हिला दिया। मध्य प्रदेश में एक दशक के बाद कमल खिला दिया। एक ऐसी नेता जो अपनी बात पर अड़ गई तो अड़ गई, आंच उसूलों पर आई तो अक्सर अपनी ही पार्टी से लड़ गई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, बेहतरीन वक्ता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, देश की पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी का स्वागत है। दीदी आइए, उमा जी आइए, स्वागत है, आइए। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आइए। उमा भारती जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए आप। दीदी आज हमारे साथ आई हैं हमारे खास शो में एंड 5 में। हमारे यहाँ पर एडिटर्स हैं, आप सबको जानती हैं। जयशंकर जी हैं, अशोक जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, अभिज्ञान जी हैं, राम कृपाल जी हैं। दीदी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपके आने से पहले मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आज वाली सादगी देखकर उमा जी का तेवर का जो अंदाजा है वो मत लगा लेना। अपने जमाने की ये एंग्री यंग वुमन रही हैं। दीदी वो इमेज भी थी एक। मतलब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया? जी जी जी। ओह अच्छा तो मैं इसका जवाब दूं आप चाहे? जी बिल्कुल। एंग्री यंग वुमन रही नहीं, मैं तो हूं अभी भी एंग्री यंग वुमन। ये अच्छी बात यह है ना कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं। ये बड़ी खराब बात है कि आप 60-65 साल के नेता को तो युवा कहेंगे, तो मैं कहाँ से यंग नहीं रह गई हूँ? मैं भी यंग हूँ। बताओ, ये बड़ी खराब बात है कि महिलाओं को ये बस 50 पार हुई और वो एंग्री ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो गई। नहीं साहब, अपन 85 साल में भी एंग्री यंग वुमेन ही रहेंगे, हम बताएं। अच्छा, मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ती थी, तो फिर विरोधियों का क्या हाल होता होगा, ये अंदाजा लगाना भी जरा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, इतना क्या था, सच्ची बताएं आपको, क्योंकि ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ये बिल्कुल मेरी आत्मा का अंश जैसे, ये बिल्कुल समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी का विरोध करती थी। मैं जो उचित होता था उस पर टिक जाती थी कि यही सही है। अब आप उसको समझ लो कि जो उसके बारे में सोच रहा है कि मैं सही नहीं कह रही हूँ, तो उसको लगेगा मैं उसका विरोध कर रही हूँ। मैं जो कहती थी मैं उसको सुनिश्चित करती थी कि ये बात सही है, तो मैं कहती थी या तो मुझे गलत साबित करो या नहीं तो मैं जो कहती हूँ वो होने दूँ। अब आप उसको जिस रूप में ले लो। देश में एक नया विमर्श है और वो ये है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये मानती हूँ कि आतंकवाद जो है वो अधर्म है और पाप है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई और दूसरे धर्म का आतंकवादी होगा। जो आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, और उसकी एक ही सज़ा होती है कि उसने जिस प्रकार की क्रूरता अपनाई है, कानून अपना पूरा काम उस क्रूरता के बारे में करे। इसलिए हिंदू धर्म के साथ में आतंकवाद का शब्द जोड़ना तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने तो सर्वे भवन्तु सुखिना, जो हमारा पाठ होता है संस्कृत में सवेरे आमतौर पर जो किया जाता है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब आनंद के साथ में रहें, और हम सबकी मंगल कामना करते हैं। ऐसा चित्त रखने वाला व्यक्ति तो हिंसा कर ही नहीं सकता, इसलिए हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग ही गलत है।
लेकिन दीदी आप कह रही हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे साधु संत वो ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। अब मुझे नहीं पता वो कौन, कलर भी कह देते हैं हरा कलर है। नहीं, जो कह रहे हैं मुझे उनका स्तर पता नहीं है। अगर ये बात मोदी जी कहेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, अमित शाह जी कहेंगे तो दे दूंगी, जगत प्रकाश नड्डा जी कहेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। जिनकी अथॉरिटी है बोलने की इस विषय पर, उस अथॉरिटी के साथ जो बोलेंगे उनका मैं जवाब दे सकती हूँ। बिना अथॉरिटी के अचानक जो कुछ बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, उनका तो जवाब देने की मैं योग्यता नहीं रखती, मैं जवाब देना नहीं चाहूँगी, वो योग्य नहीं है कि मैं उनका जवाब दूँ। दीदी, भगवा आतंकवाद के शब्द को दिग्विजय सिंह से जोड़ दिया जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने भगवा आतंकवाद शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब वो पलटी मार गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि देश कोमा में चला गया है या मीडिया कोमा में चला गया है। तो कोमा वाले को याद नहीं रहता ना, जैसे कहते बुआ जी याद है हम आपके भतीजे हैं, तो ऐसा हो जाता है ना जब मैं आपको एक कोमा में होता है। दीदी आपने कहा, मैं एक बार दिग्विजय सिंह का वो जो उनका बयान है वो सुनाता हूँ, जरा प्ले करिए उसको। काहे को सुना रहे हो, क्या कहते हैं? है ही नहीं ना वो। दिग्विजय सिंह तो हमको हिंदू आतंकवादी कैसे कहते हो? मैंने कहा कि कभी भी मैंने अपने जीवन में हिंदू न मुसलमान किसी को आतंकवादी नहीं किया, लेकिन संघ के लोग बोलते थे कि ये तो बात सही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो हमारा नारा हो गया है, हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। कुमार जी क्या कहेंगे आप इस पर? अब पता है, आप जिस व्यक्ति के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं वो व्यक्ति मेरे से 3/4 बहुमत से चुनाव हार चुके हैं, और वो दावा कर रहे थे मैं सरकार बनाने वाला हूँ। वो ये कह रहे थे उमा भारती मेरे सामने कहीं नहीं टिकेंगी, कहाँ गांव की हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है, और अंत में हुआ ये कि वो ऐसे नीचे गए कि फिर उठ ही नहीं पाए। और इसलिए आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति की पहली ही घोषणा खत्म, मतलब रही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं रहा था ना। उन्होंने कहा था ना कि मैं तो बहुमत फिर से प्राप्त करूंगा, उमा कहाँ मेरे मुकाबले में ठहरती है, तो बच्ची है। लेकिन हुआ क्या था? तो इसलिए जो आदमी पूरी पब्लिक में कहीं कहीं बात पे पलटी मार गया हो, आप उस आदमी के बारे में मेरे से कोई बात कहलवा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपको छोटी बहन कहते हैं, आप उनको बड़ा भाई कहते हैं। छोटी बहन बड़ा भाई को कुछ बताना चाहेगी? छोटी बहन तो मैं कहती हूँ, जरूर कहती हूँ उनको, और उनको बड़ा भाई कहती हूँ, उनको दादा भाई कहती हूँ। और जब मैं 8 साल की थी और जब मैं प्रवचन करती थी तो उनके महल में मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था। दादा भाई तब विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, हमारी भाभी जी से उनका हालिया विवाह हुआ था, और उनकी माँ ने मेरा बहुत स्वागत किया था महल के अंदर, और मैं 8 साल की बच्ची थी, मेरा बहुत सम्मान हुआ था। तब से हम दोनों के बीच में बिल्कुल भाई बहन का संबंध है। लेकिन छोटी बहन और छोटा भाई ये तो भारतीय सभ्यता की निशानी है ना। राजनीति में एक सभ्यता भी होनी चाहिए कि हम विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु थोड़ी है जो एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। तो मैं उनके खिलाफ एक ऐसा शब्द नहीं बोलूंगी जिसमें उनका अपमान हो जाए, और वो भी ध्यान रखते हैं कि मेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिसमें मेरी बेइज्जती हो, वो नहीं बोलते। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ना उनने सीखा ना हमने सीखा। दीदी एक बात बताइए, लोग तर्क दे रहे हैं कि आर.के. सिंह जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई वो बीजेपी में हैं। अशोक चौहान जो मालेगांव ब्लास्ट के कुछ ही महीने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, एटीएस बनाई, एटीएस की जांच हुई, वो भी अब बीजेपी में हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गंगा जब निकलती हैं गंगोत्री से तो गंगा में इतने प्रकार के नाले आके मिलते हैं, वो सब गंगा हो जाते हैं। इसलिए अब वो सब देशभक्ति के गीत गाएंगे, राम नाम गाएंगे, गाय के गोबर का तिलक लगाएंगे, गौमूत्र का पान करेंगे, शुद्ध हो गए। तो अब बीजेपी को गंगा कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और नाले मिलते हैं। तो अशोक चौहान से लेके नारायण राणे से लेके तमाम भाजपा में जो कांग्रेसी आए, क्या ये सब नाले हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि नाले भी ऊपर से निकलते हैं तो ठीक ही होते हैं, बाद में गंदगी मिलती है उनमें आकर के। जहाँ से ऊपर से वो उद्भूत होते हैं ना भैया, वो ठीक ही होता है। नहीं तो ये गंगा साफ कब होगी? अब एक मिनट, नहीं, अब अशोक वान खड़े आप विषय बदल रहे हैं। नाउ यू कम टू दिस कि जब नाले, मैंने बोला जो उनका मेन सोर्स होता है वहाँ से बिल्कुल साफ सुथरे निकलते हैं, बीच में उनकी गंदगी, उनमें गंदगी मिल जाती है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, आज कांग्रेस की हालत है, आप यकीन करिए
मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के बारे में नहीं बोल सकूंगी। कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको ले नहीं रहे हैं बीजेपी में। ये कमलनाथ जैसे सब। ओके, अभिज्ञान जी। उमा जी, आप तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा इतने वर्षों बाद, उन नेताओं में से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। आज एक बहुत बड़ी धारणा है, साफ साफ सवाल पूछता हूं कि ये बीजेपी से बन गई है एमजेपी, मोदी जनता पार्टी। जब ये कहा जाता है तो उमा भारती को कितना दर्द होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस विषय को इग्नोर कर देती है। ये बीजेपी नहीं रही, ये एमजेपी है। अभिज्ञान कोई एक विचारधारा किसी व्यक्ति के नाम से चल रही हो, वो उस व्यक्ति के पहले भी थी और उस व्यक्ति के बाद में भी है। और उस व्यक्ति ने अगर उसके नाम से विचारधारा चल पड़ी है, इसका मतलब उसका आचरण, उसकी जिंदगी, उसकी बोली बाणी कथनी, इसमें कोई अंतर नहीं रहा और इसलिए वो धारा का एक अंग हो गया। जैसे गंगा भागीरथी भी कहलाती है क्योंकि वो भागीरथ के नाम से जानी जाती है। गंगा निकली थी गंगोत्री से, फिर जानू ऋषि के गंगा में अटक गई थी, फिर निकाला गया तो वहाँ से जानवी हो गई। तो इसलिए जो तपस्या करके इस धारा को आगे बढ़ाए हैं, उनके नाम भी, गंगा के नाम उनके नाम पे भी होते गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गंगा का एक प्रवाह है और इसमें जिन ऋषियों और मुनियों ने अपने तप से इसको आगे बढ़ाया है, कई जगह पर उनके नाम से वो गंगा होती गई है। मोदी ने जनसंघ के समय की धारा को आगे बढ़ाया है, दीनदयाल जी की, कई जगह पर उनके नाम से अगर हो गए, मुझे खुशी है। इफ इट इज एमजेपी होने से आपको कोई ऐतराज? अभिज्ञान प्रकाश, मैं तेरे अंतर को बिल्कुल ही प्रकाशित कर दूं कि मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक, डन, आई गॉट माय आंसर। ये मेरा क्या गड़बड़ हो गई है। अभिज्ञान है छोटा भाई जैसा है, अब मैं भूल गई कि वो पत्रकार है, वो बड़ा पत्रकार है। वापस उस विषय पर आता हूं जिस पर अभी आपने जिक्र किया था। हाँ। जब यह कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, तब दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, उनको आलोचना करने दीजिए, और जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है व्यक्ति का, स्वतंत्रता है उसकी, लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूदगी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, आप अधिकार दीजिए क्रिटिसाइज करने का। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आज़ादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन में बदलने का काम गांधी ने किया। और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा हो।
बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी, बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और अपने महात्मा जी के बीच में जो बातें थीं वो इतिहास का तथ्य हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थीं, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा मानकर एक बात आप मान लीजिए, भारत का मन स्वतंत्र मन है, यहाँ लोकतंत्र अभी से नहीं है, लोकतंत्र हमेशा से है। हमारे यहाँ जो षड दर्शन है उसमें एक छठा दर्शन है चारवाक का। सब दर्शनों ने कहा आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है। एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक का दर्शन। वो कहता है कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेके घी पियो, अगले जन्म में तो चुकाना ही नहीं है क्योंकि अगला जन्म होना ही नहीं है। ऐसा भी उसको हमने फिलोसफी में गिना। इट इज द सिक्स्थ फिलोसफी। ये छठा दर्शन माना गया है, चारवाक का दर्शन। और हम लोग जब फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमको चारवाक भी पढ़ाया जाता है। में से 3 दर्शक नास्तिक दर्शन है जी। तो इसलिए जो देश नास्तिकों के दर्शन को भी फिलोसफी में ऐड कर रहा हो, आप वहां पर स्वतंत्रता नहीं देंगे आलोचना करने की? लेकिन दीदी मैं वापस आऊंगा इस पर। आपने देखिए यहाँ पर हर जगह ताली बज रही है, आपने जो कहा, लेकिन दीदी नहीं, और मैं एक बात और कहूंगी, अभिज्ञान ने जो मेरी बात का समझिए, बहुत अभिज्ञान वास्तव में बहुत ज्ञानी है सच्ची में। अभी मैं आपको बताऊं, जो स्वतंत्रता, आलोचना की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं, जो आलोचना की स्वतंत्रता की निंदा करते हैं और जो आलोचना की स्वतंत्रता को संकीर्ण नजरों से देखते हैं, ऐसे लोगों को अभी इस देश की समझ नहीं है, इस देश के मन की समझ नहीं है। ये देश का जो मन है वो पूरा अधिकार देता है। आपने जो अभी बोला, अब इसका एक फॉलोअप सवाल हर एक के मन में आता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो ये है। अशोक उंगली उठा रहे थे। दादा एक सेकंड, इसी पे बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया, और मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब भारत का बंटवारा हुआ है, मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भारत का बंटवारा हुआ है, और हमें कहते हैं कि हम भारत में विभाजनकारी मानसिकता लेकर के आए। तो वो भी तो कम नहीं है, तो हम भी कम नहीं रहेंगे फिर बोलने में। सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? दादा एक फॉलोअप है कि आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे, उसको उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अभी रुको, मेरे बात का जवाब में देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज आस्किंग। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहाँ पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले भंग किया। पहले अंग्रेजों ने भंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का इतिहास नहीं है। लेकिन दीदी, बीजेपी के एक नेता हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि बंटवारे के टाइम पर ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अब गिरिराज की जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो सवाल में आ रही होगी जो उससे किया गया होगा। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप ठीक ताली बजा रहे हो, मैं चाहूँगी कि गिरिराज का सवाल भी दिखाइए ना, उसे कहा क्या गया था। तो जो उसको कहा गया होगा, मैंने आपको कहा ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज होते हैं ये, तो जो कहा गया होगा उसका जवाब दे दिया होगा गिरिराज ने, जो उसको बोला गया होगा। दीदी मुझे एक बात बताइए, 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आज का जो भारत है
वो पंडित नेहरू की वजह से है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो भारत में जितनी भी दिक्कतें हैं वो पंडित नेहरू की वजह से हैं। आप किस थ्योरी को मानती हैं? मोदी जी ने हम सबकी थ्योरी इकट्ठी लाल किले से बोल दी थी, अगर आपको याद हो 15 अगस्त के अपने पहले भाषण में उन्होंने साफ कह दिया था कि आज का जो भारत है वो अकेला हम कुछ लोगों का बनाया नहीं है, जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सबका कंट्रीब्यूशन इस भारत को बनाने में रहा है, मोदी जी ने कहा। आपने कहा कि आलोचना का अधिकार है और होना चाहिए, यही एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता कि आपकी आलोचना की जो स्वतंत्रता है, इससे ही आपको पॉलिटिकल बहुत नुकसान हुआ है आप ही की पार्टी में? नहीं, वो आलोचना नहीं थी ना, मैं कभी अपशब्द थोड़ा ना बोलती थी। जैसे उस दिन जब मैं अडवाणी जी से नाराज हुई हूँ, लाइव हुआ है सब पूरा और मैं वॉकआउट कर गई हूँ, उसमें मैं उनको दादा ही बोल रही थी। मैं जो बोल रही थी वो बहुत सैद्धांतिक बात बोल रही थी। आप ये ध्यान रखिए कि मैं एक महिला थी, मैं जिन वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझसे जुड़ी हुई थी, जिसमें आइडियोलॉजिकली कमिटेड वर्कर के को प्रेजेंट कर रही थी। अगर मैं उस दिन वो बात का जवाब ना देती तो मैंने अपने लिए जवाब नहीं दिया था, उन करोड़ों लोगों का सम्मान बचाने के लिए मैंने वो जवाब दिया था जो आप लोगों को लाइव दिखाया जाता है। जी, मैं सर मैं आपके पास आऊँगा, बाकी दो लोग भी। जयशंकर जी। माँ जी, बहुत सारी बातें हो गई। आपने अभी भगवा आतंकवाद के बारे में बात किया, लेकिन भगवा आतंकवाद की जिसने थियरी दिया वो इस सरकार में मंत्री बन गया। राजकुमार सिंह गृह सचिव थे उस समय, उन्होंने ही कहा था कि भगवा आतंकवाद की सारी हमारे पास जो आईबी की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात, आपने अपनी छोटी बहन के बारे में कहा। आप गांधी की बात कर रही हैं और आपकी छोटी बहन गोडसे की बात करती हैं, वो गोडसे के समर्थक हैं। एक और सवाल अंतिम मैं करना चाहूँगा ये कि एक बार जब हमारी आपसे बात हो रही थी इंडिया टुडे के लिए, हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा तो मैं तो एक फिनिक्स चिड़िया जैसी हूँ जो अपनी भस्मियों से उठ खड़ा होती है। आज वो आपके भीतर की फिनिक्स चिड़िया कहाँ है? पहले जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स जो होता है वो पहले भस्म होता है और फिर राख में से उठ के खड़ा होता है। हाँ। तो मैं अभी भस्म कहाँ हुई हूँ? मैं तो साक्षात हूँ। जब भस्म तो होने तो दीजिए मुझे, मैं तो साक्षात हूँ, मैं भस्म नहीं हुई हूँ। तो मेरे अभी भस्म होने का मौका आएगा नहीं, मुझे कोई भस्म कर नहीं पाएगा। जो करेगा वही भस्मीभूत होगा, वो फिनिक्स नहीं है जो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गोडसे को देशभक्त मान चुकी हैं, कह चुकी हैं ये बात। मुझे उनके बारे इस स्टेटमेंट का मेरे को जहाँ तक स्मरण है, इसके बाद उनको समझाया गया था कि उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए बोलने में, और इसकी उनको पर्याप्त दंड भी मिल गया था। देखिए, कुछ महिलाओं की आपको मानसिक स्थिति समझ के चलना पड़ेगा। जितना उत्पीड़न उस महिला का हुआ तो ऐसी वाणी कई बार निकल सकती है जो बाद में उसको ही लगे कि मैंने गलत। जैसे मायावती जी हैं, मैं आपको मायावती जी का बताती हूँ, आप लोगों ने मायावती जी के बारे में जानकारी होगी, वो कुछ भी बोल देती थी तो लोग बहुत नाराज होते थे। जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत नाराज होते थे। तो हमेशा बोलती थी उसकी बैकग्राउंड तो देखो कहाँ से निकल के आई है, वो जहाँ से निकल के आई है वो उत्पीड़न की एक प्रक्रिया है जो उसने सुनी है, वो झेली है। तो उस कई बार ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी तो उसको लेकर के उसको आप पार्टी का स्टेटमेंट नहीं बना सकते। किसी एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट को आप पार्टी का स्टेटमेंट, आप मुझे तो पार्टी के 3 लोगों का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मोदी जी ने कहा क्या, अमित शाह ने कहा क्या, राजनाथ जी ने कहा क्या, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा क्या। इसके अलावा के जो जवाब हैं वो किन परिस्थितियों में उनके मुंह से निकल गया, उनको पार्टी ने क्या दंड दिए, उस पर भी तो गौर करिए फिर आप। ठीक है, रामकृपाल जी। क्या इस देश में अपोजिशन का भविष्य क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी तक ही रहेगा या आपको लगता है कि नहीं आगे परिवर्तन आना चाहिए, यहाँ के अपोजिशन के लिए भी एक मौका है? देखिए, लोकतंत्र में देखिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, एक बहुत बुद्धू व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट का मैं 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैंने जो भूमिका देखी अटल जी के समय पर भी और अब, वो ये देखी कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी देश को चलाने की सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है। बस ये है कि वो खामियों को सामने लाता है और सत्ता पक्ष खूबियों को सामने लाता है। क्या विपक्ष ने वो निभाई है परंपरा? जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और नरसिंह राव जी ने उनको जिनेवा में, पाकिस्तान ने जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मोशन लाया था, प्रस्ताव लाया था कश्मीर में
पीओके में और कश्मीर में, उस समय पर पूरी नरसिंह राव जी की सरकार को लगा था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी है जो इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे ही अब पाकिस्तान को पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया था, क्योंकि उसको पता था इट विल बी डिफीटेड। तो एक समय वो था जब विपक्ष का नेता देखिए देश के मामले में एक सुर मिलाता था। और एक समय ये आया जब राहुल और प्रियंका ने और अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। नहीं, इनको जाना चाहिए था। राम देश के नायक हैं। देखिए, असहमति है कि आप उनको भगवान मानते हैं कि नायक मानते हैं, आप एक महापुरुष मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये असहमति आज की नहीं है, ये गुरु नानक देव, दयानंद, विवेकानंद जी के समय की है। जैसे आर्य समाजी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो महापुरुष मानते। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, तो वो बीजेपी नहीं गए इसलिए तो बीजेपी का कार्यक्रम हो गया। वो गए होते तो बीजेपी का नहीं रहता। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, अगर प्रियंका, लेकिन फिर ये कहा गया राहुल, दीदी, सोनिया, अखिलेश, डिम्पल और वो क्या बोलते हैं ममता दीदी और लालू जी, उनके बहुत सारे बेटे और बहुत सारी बेटियां और दामाद, वो सब अगर इकट्ठे आगे बैठे होते तो बताओ कैमरा किसके चेहरे पे होता, लेकिन फिर मोदी क्या- के या उनके चेहरे क्या पे? ये- अयोध्या में जब हुआ शिलान्यास, तो उस समय तो आप भी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए, जोशी जी नहीं गए, विनय कटियार कहीं दिखाई नहीं दिए। जो लोग अयोध्या आंदोलन के नींव में थे वो लोग तो गायब दिखाई दिए। हम तो वहां थे। अब आप क्या सोचते हो कि हम उस आंदोलन में इसलिए भागीदारी कर रहे थे कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, राम ऊपर बैठ जाए, हम तो इसके लिए आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये तो आपका चलिए दीदी, अब मैं इस शो के एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं और एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं जो आइए ना, ये बोलेंगे जो कि नहीं, अब सुनिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आप लोग हौसला अफजाई जम के करेगा, हाँ या ना? दीदी, आज आप पुराने अंदाज और एकदम बेबाकी वाले अंदाज में दिख रही हैं। इनको देख के हो गई। हाँ, इनको देख के हो गए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको यहां पर, आप बैठे रहिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ, अरे सुनना निशांत, मुझे एक शेर तो बोल देने दे इन पे। हाँ प्लीज दीदी। हाँ। ओके, उनको देखने से वो आ जाती है जो चेहरे पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उमा जी, आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड। तो आप मेरे साथ वहां पर हैं। मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी, आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता। मैं उसको खींचती नहीं हूँ गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन, अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके, आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
then everybody has a मैं right उस पे आऊंगा। to express their view. मैं वो सवाल आपसे पूछूं? ना ना, you cannot violate then please. anybody's freedom of expression. हाँ, चलिए। ओके ठीक है तो आइए आप जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल आइए जरा। ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ओके। ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके। दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त यह कि आपको एक चुनना है। बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, कोई आप बात हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके ओके कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को। दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं अभी। अच्छा चलिए वो, लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़े लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असुद्दीन ओवैसी साहब पर, वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हुई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये ज़रूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि क्या है वो, एक बहुत अच्छा शेर था ना, आई क्या हवा कहाँ से, वो हिंदुस्तान हमारा, वो मतलब ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ यही चले जाइए भाई, इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। दीदी अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूँ, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं, लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक बार तो लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूँ तो, अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। okay. आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन?
विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए। तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतनी लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये दोनों का अंतर है। दीदी अगला सवाल तो आप बड़ा इजीली है, आप बता देंगी। अरे तुमको ये तो लगता होगा बाबा। देखिए, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन, सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो, ये तो मुझसे छोटी है जी, और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझमें 7 साल का अंतर था। आप यकीन करिए कि मुझे गोदी में बिठा लेती थी, जबकि मैं मोटी हूँ। और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई। मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, और वो कमेंट करके बताएं। दीदी मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए, पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। आवाज की आजादी को लेकर आपका समय, आप लोग शीर्ष नेतृत्व थे इस देश का, मैंने करीब से देखा। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब इस आजाद आवाज को इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीजेपी का एक वर्ग चिढ़ क्यों जाता है? आपके समय में भक्त क्यों नहीं थे? ये कहां से भक्त पैदा हुए? ये राष्ट्रवादी पत्रकार कहां से पैदा हुए? अटल जी की सरकार जब थी तो ये क्या राष्ट्रवाद कम था आप लोगों की सोच में, विचारधारा में? ये माहौल कैसे बदला है कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इस देश का गुनहगार है? बहुत ये जो आपको सुनते नहीं, सवाल बहुत अच्छा है आपका। मुझे नहीं पता उत्तर उतना अच्छा होगा कि नहीं, सवाल अच्छा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता के प्रकार हैं। जैसे आर्मी का जो सोल्जर होगा उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन चलेगा। पार्टी का जो वर्कर है, जो सदस्यता का फॉर्म भरा है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अलग डिज़ाइन होगा। उस फ्रेम में उसको रहना होगा। पार्टी के वर्कर को उस फ्रेम में रहना होगा, आर्मी के व्यक्ति को रहना होगा। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हें जो शपथ ली हुई होती हैं अपनी जॉब करते समय, वो शपथ के अनुसार इनको आज़ादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आपने एक पॉइंट को एम्फसाइज किया, मैं वही आपसे पूछूंगा। आजकल कुछ साधु संत काफ़ी विवादों में हैं। एक कथावाचक है, आपने खुद कहा वो कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे महिलाएं बहुत गुस्से में। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं इस बातों को इस योग्य नहीं समझती हूँ कि मैं कमेंट करूँ। ठीक। प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनकी बात करें, वो संत हैं, आपने कहा ये कथावाचक हैं, वो संत हैं। हो गया। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। अब संतों की जो वाणी होती है वो निकल जाती है उनके मुंह से। अब मैं इसलिए उनके बारे में भी कुछ कहूँगी नहीं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लोग उनके, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ
एक जैसे प्रेमानंद जी हैं या श्री श्री हैं या जग्गी वासुदेव जी हैं और भी कुछ संत हैं, ये एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से हजारों लाखों लड़के लड़कियां ड्रग्स छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, दुर्व्यसन छोड़ रहे हैं। वो राधे राधे बोल करके वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिन चीज़ों से उनका स्वास्थ्य खराब होने जो वाला है। महिलाओं की पढ़ाई पर बात कही फोकस कर थी, रहे हैं। उस पर क्या अब इन बातों पे उनका तो उन्हीं से पूछिए, वही जवाब दे तो ठीक है, हमसे मत कहलवाइए। क्योंकि देव की क्या नाम है, सॉरी, अनुराधाचार्य जी, हाँ, ये तो छोटे हैं, तो इनको तो मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत। हाँ, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वाणी का उच्चारण होना चाहिए। दीदी, एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है। किससे खतरा है? ओह, ये आपने बच्चे बहुत अच्छी बात कही। ये तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनुराधाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला, और ना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली, ये नहीं खत्म होने वाली। इससे मोमेंट्री थिंग। दीदी, ये बच्चियां बैठी हैं यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं, इनसे जुड़ा एक और बयान। आप पता है रील जो बच्चियां बनाती हैं उससे नाराज हैं। आप जैसे स्टेटमेंट को दिखा रहे हो उस पर दीदी माँ ने माफ़ी मांग ली है और खुलेआम माफ़ी मांगी है हाथ जोड़ करके। उनको दुख हुआ था बहुत, और मैंने खुद उनका वीडियो देखा था जिसमें, क्योंकि वो तो हज़ारों बेटियों को, बालिकाओं को जो बिना माँ बाप की थी उनको पाल पोस के बड़ा की हैं, पढ़ाई हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाई हैं, IAS IPS बनाई हैं, उनको विदा किया है, उनकी डोली को खुद कंधा दे करके पालकी को विदा किया है ससुराल के लिए। तो उनने खुद कहा था मेरे मुँह से निकल गया और किसी को कष्ट हुआ है, मैं तो सबको बेटियाँ मानती हूँ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो जब ऐसा हो गया तो उस स्टेटमेंट को आप रिपीट मत करिए। दीदी, लेकिन आपने अभी जिक्र किया ब्राह्मणों का, जो आपने जिक्र किया उससे मुझे एक बयान याद आ गया, पहले वो सुना दीजिए एक बार। अब खत्म करो ना, बस बिल्कुल भैया, आखिरी सवाल है। हाँ, देखिए दीदी, एक तरफ तो जातिवाद से हम बचने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों में ही जातियां बता दी। जब उस पे आप जाओगे ना इस सामाजिक संदर्भों में, तो इसमें जो कुल हैं, गोत्र हैं, फिर तो जो इतने ज़्यादा हैं कि जो रामभद्राचार्य जी हैं ना, वो इसके विशेषज्ञ हैं, तो वो विशेषज्ञता के कारण बोल रहे हैं। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए। आपको बता रही हूँ, आप पहले इसको समझिए, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। इसीलिए वो करते क्या हैं, अभी जो व्याख्या, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मनुस्मृति से देश, मनुस्मृति से चल रहा है, मनुवादी समाज है। कहाँ मनुवादी? अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान पर देश चल रहा है, मनु का नाम तो कहीं किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए एक बातें हैं जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किसी के सवाल के जवाब में डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ और वो तो मुझे बेटी कहते हैं अपनी। अब जो ब्राह्मणों के गोत्र की बात आपने कही ना, तो मैं एक बात के साथ कहूँगी जरूर, अगर आप पता नहीं दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन आप सुन लो। विवेकानंद जी के पास में एक मुस्लिम तबके का व्यक्ति गया कि ब्राह्मणों का भंडारा बहुत अच्छा होता है, तो मुझे वो भंडारा खाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम पंडित जी बन जाओ। क्या बन जाओ? बोले तुम बन जाओ ब्राह्मण। तो जाके बैठ गए। अब उनको नहीं पता था इतने से काम नहीं चलेगा, तो बगल वाले ने पूछा कौन जात हो? वो कौन जात बा? उन्होंने पूछा, आप समझ गए ना। तो उसने कहा कि ब्राह्मण है। तो कौन से ब्राह्मण हो? तो मिश्रा हूँ। तो मिश्रा में कौन से हो? तो उठ के भग गया कि अरे अल्लाह, इसमें घिसर, मिश्रा में भी घिसर मिश्रा होता है, इसलिए आप मत जाइए इसमें। ये सामाजिक सूत्र था। ठीक है, आइए जरा, अब जरा हमारे इस राउंड पर आइए। ये शो का आखिरी राउंड है और मैं चाहूंगा वेरी फनी, हर सवाल पे जबरदस्त हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्ले करिए। नहीं, जिसमें ताली बजाने का मन हो उसी में बजाना, नहीं तो हुट कर देना। ओके चलो ठीक है, आइए हमारा पहला सवाल प्ले करिए जरा। पहला सवाल हमारा यहां पर रैपिड फायर राउंड का, ये देखिए, पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, यस या नो? मैं कहूंगी पूरे देश के लोग शराब ना पिएं, इस प्रकार की स्थिति देश में सामाजिक जागरण के द्वारा बनानी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा यह है कि आतंकवाद का धर्म होता है, यस या नो? नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोग आतंक करते हैं, वो उनकी जघन्यतम सजा होनी चाहिए। आप इसमें यस कहेंगे या नो कहेंगे? हो तो गया, यस ही तो पकड़े हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए, कोई बात दीदी, आइए प्ले करिए जरा। अगला सवाल दीदी, आप उसको सीधे रख दीजिए, वरना यस, नहीं सीधे रख दीजिए आप उसको। ठीक, हाँ। संविधान से अकबर और टीपू सुल्तान के चित्र हटने चाहिए। संविधान में कहां अकबर और टीपू सुल्तान? संविधान में चित्र हैं, चित्र बने हुए हैं उनके।
अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पास संविधान में कर- कहाँ बने, ठीक, मुझे देखने दीजिए संविधान ठीक है, आइए अगला सवाल प्ले करिए। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। आरक्षण एक ऐसा विषय है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, ये विषम समाज में समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता और इसलिए विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत है, उसका नाम आरक्षण है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए और इसके साथ ही साथ सवर्ण वर्गों को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी, अगर वो गरीब वर्गों के हैं, गरीबी की रेखा के नीचे के हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें वो कितनी भी सीमा पार कर जाए, लेकिन जब तक इस देश में एक विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करके हम समानता नहीं लाते। दीदी आप इसका प्ले कार्ड को नीचे रख लीजिए, आप इसको नीचे रख लीजिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या कुली का बेटा, जब तक वो समान शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं पाते हैं, तब तक देश में आरक्षण रहना चाहिए, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। ठीक ठीक है, ठीक है। आइए जरा अगला सवाल, अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल है, भारत निर्माण में जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा योगदान है, यस या नो? नो नो, दिस इज डिबेटेबल। ठीक है, दिस इज डिबेटेबल, ठीक है, वेरी मच डिबेट। ठीक है, ओके, इस पर डिबेट ओके, होनी चाहिए, इसमें ठीक है। डिबेट होनी चाहिए। अगला सवाल प्ले करिए। राम मंदिर निर्माण में राजीव गांधी जी का भी योगदान है। राजीव जी का योगदान असल में राजीव जी ने ही खत्म कर दिया। जब आपको याद होगा, जब शाहबानों का प्रकरण आया, तो शाहबानों के मामले में जब गुजारा भत्ते की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शाहबानों के पक्ष में, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया। इसके साथ राजीव गांधी जी का ऐसे विषयों में योगदान खुद ही उनने खत्म कर दिया था, कैसी गलतियां कर करके। ठीक, आइए जरा पता नहीं यस या नो। अगला सवाल प्ले करिए। प्ले करिए, लास्ट के 3 सवाल है, प्ले करिए जरा। हमारा सवाल है, नाथूराम गोडसे देशभक्त था, यस या नो? जो गांधी जी का हत्यारा हो, मैं उसको बहुत बड़ा पापी दीदी इसको नो कर दीजिए। अरे तो नो कर दिया ना भैया। लो ठीक। अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए। अगला सवाल हमारा यह है कि पूरे देश में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, यस या नो? आप लोग को अपनी ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। हमारे देश की जो मूल भाषा है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो है संस्कृत। जी। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई उसके लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि सारी भाषाएं, एक तमिल को छोड़ के, तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी मानी गई है। दीदी आप इसमें नो दिखा रहे हैं। अरे यार लो, ठीक है, आप इसको साइड रख दीजिए। आप इसके लिए यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? इसलिए जो राज्य इसको स्वीकार करें फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे तो वैसा हो, और जो राज्य कहें कि ये सेकंड लैंग्वेज होगी तो वैसा हो। इसलिए इसमें अनिवार्यता की बात नहीं आती, इसमें चॉइस ऑफ द स्टेट की बात आएगी। वो नंबर 1 पे रखता है कि नंबर 2 पे रखता है। देखिए अब आखिरी सवाल जो है, इस सवाल को, ये हमारा नहीं है, कई सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा तो हमने इसको इंक्लूड किया है। सबका यहां पर सवाल है और मैं चाहूंगा इसको जरा दीदी आप बताइएगा यस या नो, दिखाइए जरा प्लीज। सवाल है, उमा भारती चुनावी राजनीति में वापसी करेंगी, यस या नो? दीदी प्ले कार्ड अभी आप दिखा सकती हैं। ये तो आप वो सवाल कर रहे हो जिसका वजूद ही नहीं, मैं राजनीति से गई ही नहीं, मैं तो हूं तो राजनीति में। आपने कहा था एक ब्रेक लेके आएंगी, हैं? आपने कहा था कि चुनावी राजनीति में आप एक ब्रेक लेकर आएंगे। हाँ, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आपने थोड़ी देर के लिए कहीं ढाबे पर खड़े होकर चाय पीने लगे तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो 29 में चुनाव लड़ेंगे आप? हैं? 2029 में चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अपनी आखिरी सांस तक राजनीति करूंगी, क्योंकि मेरी राजनीति मेरे लिए नहीं है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास 3 गाड़ियां थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उम्र जब 20 साल की थी तब मैं टैक्स पेयर थी, और मैं राजनीति शुरू करने से पहले दुनिया के 60 देशों में जा चुकी थी, और मैं 27 साल की उम्र में सांसद हो गई थी, और मैं तय किए हूँ कि जब तक जीऊंगी आखिरी घड़ी तक राजनीति करूंगी, टिल माय लास्ट ईयर।
दीदी तो इसमें एक बार यस दिखा दीजिए प्ले कार्ड को। इसलिए इसमें से नहीं, ये जो आपका ये जो शब्द है ना वापसी, इसको हटा दो। आप राजनीति को चुनाव से क्यों जोड़ते हो? ठीक है। कि चुनाव लड़ना ही राजनीति है। ये आप लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ टर्म दे दिए हैं। चुनाव नहीं लड़ा तो राजनीति छोड़ दी। नहीं बाबा, हम चुनाव लड़वाते हैं, मैं चुनाव जिताती हूँ, मैं टिकट दिलवाती हूँ, फिर उसका प्रचार करने जाती हूँ, वोट मांगती हूँ, तो कहाँ राजनीति छोड़ना कहलाया? किसने कहा आपको मैंने राजनीति छोड़ दी? दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार दीदी, प्रणाम, आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।